Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar and you are watching the channel Law Mentoring. Today we will discuss about the most important topic in Kanun Shahadat order, which is the burden of proof. Burden of proof is considered as the most important topic regarding the civil suit as well as the criminal proceedings. आज हम बर्डन ऑफ प्रूफ का जो चैप्टर स्टडी करेंगे उसको हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स और सिविल प्रोसीडिंग्स दोनों के हिसाब से उनको एक साथ जॉइंटली स्टडी करते हुए इसके आर्टिकल्स को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो इसका है एक हम ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ होता क्या है। जब भी किसी सिविल सूट में या किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में किसी कोई फैक्ट सामने आता है, उस फैक्ट की एग्जिस्टेंस को प्रूव कौन करेगा, उस फैक्ट को प्रूव कौन करेगा, तो इस चीज़ को जो है वो कौन सी पार्टी इस चीज़ को साबित करेगी या इस पर एविडेंस देगी, इसका मतलब है बर्डन ऑफ प्रूफ। अब इसके हवाले से जो जनरल रूल है वो क्या है, इसके हवाले से जो हमें एक जनरल परसेप्शन मिलती है वो हमें बताई गई है आर्टिकल 117 में, जो है बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है और ये किस पर आता है। तो whoever desires any court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of any fact which he assert। अब जनरल रूल इसमें समझाया गया है, पहले मैं अपनी ओन वर्डिंग में आपको समझाऊंगी, उसके बाद हम रीडिंग करेंगे। जो इसका जनरल रूल है वो हमें ये कहता है कि ऐसा फैक्ट जिसको कोई पर्सन एजर्ट करता है, मतलब कोई पर्सन किसी बात को अलेज करता है, कोई फैक्ट बताता है कि ये चीज़ ऐसे है, कोर्ट में उसने एक चीज़ एजर्ट कर दी है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी पर आएगा कि जो एक पर्सन किसी फैक्ट को अलेज करता है, किसी फैक्ट को एजर्ट करता है, उसी पर बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा कि वो उस चीज़ को साबित भी करेगा। ये एक जनरल रूल है जो हमें 117 आर्टिकल प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। Whoever desires any court to give judgment as to any legal right, ऐसा पर्सन कि जो चाहता हो कि कोर्ट उसके हक में जजमेंट दे, और किस बेस पर वो ये बात कर रहा हो, ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट विच ही एजर्ट, कि उसने एक फैक्ट एजर्ट कर दिया है कि ये फैक्ट ऐसे है। ठीक है, और अब वो चाहता है कि इसी फैक्ट की बेस के ऊपर कोर्ट जो है वो उसके हक में फैसला करे, उसका लीगल राइट अराइज हो, जजमेंट उसके फेवर में आए। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ही मस्ट प्रूव डेट दोज द फैक्ट्स एग्जिस्ट। तो उस जजमेंट वो उसके फेवर में कब होगी, जब वो उन फैक्ट्स को जो इसने एजर्ट किए हैं वो उन फैक्ट्स को प्रूव भी करेगा कि ये फैक्ट्स वाकई ही एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो बंदा जो बात कहेगा वो उसको प्रूव भी करेगा। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है वो हमें इसी की एक्सप्लेनेशन मजीद देता है, जिसमें इन शॉर्ट उन्होंने बताया है कि व्हेन अ पर्सन इज बाउंड टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट, जब एक पर्सन बाउंड हो गया है किसी फैक्ट को एग्जिस्ट करने से, वो करने पर, तो वो बाउंड कैसे हुआ है, क्योंकि उसने उस चीज़ को एजर्ट कर लिया। अब वो बाउंड हो गया है कि वो उस चीज़ को प्रूव करेगा। ठीक है, तो यही मतलब है इसका बर्डन ऑफ प्रूफ का। इट इज़ सेड दैट बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन दैट पर्सन। तो इसका यही मतलब है कि जो पर्सन किसी चीज़ को एजर्ट कर रहा है वो बाउंड हो गया है कि वो उस फैक्ट को प्रूव भी करेगा, और यही कहलाता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है उस पर्सन पर आ गया है। मजीद हम इसको एक इलस्ट्रेशन से देखते हैं। इलस्ट्रेशन ए देखते हैं। ए डिजायर्स अ कोर्ट टू गिव जजमेंट। अब ए की ये ख्वाहिश है कि कोर्ट जजमेंट दे कि बी शैल बी पनिश फॉर अ क्राइम, कि बी को पनिशमेंट दी जाए क्राइम कमिट करने के लिए। ठीक है, अब ये बात कौन एजर्ट कर रहा है कि बी ने क्राइम कमिट किया है, ए एजर्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आएगा, ए के ऊपर आएगा कि बी ने क्राइम कमिट किया है। अगर उसने क्राइम कमिट किया है, अब ये एजर्ट बात किसने की है, ए ने की है, तो ए ही ये बात साबित करेगा कि बी ने क्राइम कमिट किया है। अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल किसकी आई है, ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग की एग्जाम्पल, क्रिमिनल केस की एग्जाम्पल आई है कि एक क्राइम एक पर्सन ने कमिट किया है, इसको एजर्ट कर रहा है ए पर्सन कि बी ने फॉर एग्जाम्पल मर्डर कमिट किया है। तो यहाँ पर जो पर्सन एजर्ट करता है मतलब प्रोसिक्यूशन साइड, तो प्रोसिक्यूशन साइड ही इस चीज़ को साबित भी करेगी कि एक्यूज्ड ने क्राइम कमिट किया है। क्रिमिनल केसेस में जनरल रूल यही होता है कि सबसे पहले जो बिगिनिंग है ना वो किसने करनी है, प्रोसिक्यूशन ने करनी है। प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करेगी अनलेस के कोई पर्टिकुलर फैक्ट ऐसा हो कि जो डिफेंडेंट प्ली लेता है, अगर डिफेंडेंट एक्यूज किसी किस्म की प्ली लेता है तो फिर उसको साबित भी एक्यूज करेगा। उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 118 पर।
अब जितने आगे सक्सीडिंग आर्टिकल्स हम पढ़ेंगे वो हम किसके साथ जॉइंटली पढ़ेंगे, उसको जहन में हमने अपने क्या रखना है, जनरल रूल जो कि हमें 117 ने प्रोवाइड किया है, उसी को जहन में रखते हुए अब आर्टिकल नंबर 118 आ जाता है, ऑन हुम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज। अब यहाँ पर बात तो वही लग रही है जो 117 में बताई गई है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर आता है। हमने 117 में जनरल रूल पढ़ा है कि जो बात एजर्ट करेगा, जो किसी फैक्ट को एजर्ट करेगा, वही उसके ऊपर ही बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा। तो 118 आर्टिकल का क्या मकसद है, ऑन हुम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, इसकी ज़रा एक्सप्लेनेशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। द बर्डन ऑफ प्रूफ इन अ सूट और प्रोसीडिंग, सूट से मुराद सिविल सूट एंड प्रोसीडिंग से मुराद क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, लाइज ऑन दैट पर्सन हु वुड फेल इफ नो एविडेंस एट ऑल वर गिवन ऑन आइदर साइड। अब इसमें हमें ये एक बात क्लियर की जाती है कि जो सिविल सूट है इसमें एग्जाम्पल के तौर पे कि प्लेंटिफ जो है उसने क्या करना है, जो बात वो एजर्ट कर रहा है, उसने सिविल सूट फाइल किया है तो वो ही बिगिन वो करेगा, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा कि वो जो चीज़ एजर्ट कर रहा है वो उस चीज़ को साबित करे। अब यहाँ पर इसको हम लोग 118 जो आर्टिकल है इसको इलस्ट्रेशन से पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर ए क्या है, ए सूज बी फॉर द लैंड ऑफ विच बी इज इन पोजेशन। ए ने बी के ऊपर सूट फाइल कर दिया है एक ऐसी ज़मीन के लिए जो ज़मीन किसके कब्ज़े में है, बी के कब्ज़े में है ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन बी यहाँ पर ए यहाँ पर एजर्ट क्या करता है, ए यहाँ कोर्ट में ये बात करता है कि जो लैंड है जिसका कब्ज़ा बी के पास है ये मेरे फादर ने मुझे विल की थी, वसीयत की थी, ठीक है। यहाँ पर एजर्ट किसने की है, बात ए ने की है, तो यहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आ गया, ए के ऊपर आ गया कि वो साबित करे इस चीज़ को कि उसके फादर ने विल की है, वसीयतनामा दिखाए। अगर वो नहीं कर पाता, साबित नहीं किया उसने, दूसरी पार्टी ने भी साबित नहीं किया, ठीक है, ए भी ये बात साबित ना कर सका, बी भी ये बात ना साबित कर सका, तो यहाँ पर दोनों पार्टीज फेल हो गई, आइदर साइड से कोई एविडेंस नहीं आई, तो फिर क्या होगा, ठीक है। उसके बाद जो जैसे पहले वो चीज़ थी वैसे ही मेंटेन रहेगी। कैसे, कि वो जो पोजेशन थी बी के पास, वो बी एंटाइटल्ड हो जाएगा कि वो अपनी पोजेशन को रिटेन कर सके, कि पोजेशन उसी के पास रहेगी, क्योंकि दोनों साइड से कोई चीज़ प्रूव नहीं हो सकी। लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर आया था, जिसने बात एजर्ट की थी। ए ने ये एजर्ट की थी कि जो मेरा फादर है वो मुझे विल करके गया था, ये प्रॉपर्टी वसीयत मेरे नाम करके गया था, लेकिन बी ने इसके ऊपर इलीगल पोजेशन की हुई है। लेकिन ए इस बात को एजर्ट करने के बाद साबित ना कर सका और दोनों पार्टी साबित नहीं कर सकी, तो जैसे वो मामला पहले था उसको वैसा का वैसा रखा जाएगा कि पोजेशन जो है वो बी के पास अगर पहले थी तो उसी के पास दोबारा चली जाएगी। इसके बाद आ जाते हैं हम आर्टिकल नंबर 119 पर। आर्टिकल 119 बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट। यहाँ बात हुई है किसी पर्टिकुलर फैक्ट की जो है उसके बारे में, कि एक पर्टिकुलर फैक्ट है अगर कोई सामने आता है तो उसका बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा। द बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू एनी पर्टिकुलर फैक्ट लाइज ऑन दैट पर्सन हु विशेस द कोर्ट टू बिलीव इन इट्स एग्जिस्टेंस। सेम वही जनरल रूल वाली बात आ गई है कि ऐसा पर्सन जो कोर्ट को चाहता है कि कोर्ट इस बात पे यकीन करे कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी उस पर्टिकुलर फैक्ट का उसी के ऊपर आएगा, अनलेस इट इज प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ दैट द प्रूफ ऑफ दैट फैक्ट शैल लाई ऑन एनी पर्टिकुलर पर्सन। यहाँ पर जनरल रूल क्या है कि जो बात किसी ने एजर्ट की, वही जो कोर्ट जो चाह रहा है कि कोर्ट उसकी बात पर यकीन करे, वही पर्सन उस बात को साबित करेगा, अनलेस के किसी मखसूस लॉ के तहत ना कहा गया हो कि किसी पर्सन, कोई पर्टिकुलर पर्सन इस चीज़ को साबित करेगा, ठीक है। अगर लॉ ने प्रोवाइड किया हुआ है कि ये चीज़ पर्टिकुलर पर्सन ये वाला साबित करेगा, तो फिर उस पर वो लायबिलिटी जाएगी कि बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर होगा। अदरवाइज जो पर्सन एजर्ट कर रहा है किसी चीज़ को, किसी फैक्ट को, उसकी एग्जिस्टेंस पर, तो वो एग्जिस्टेंस वही पर्सन साबित करेगा जो उसको एजर्ट कर रहा है। अब यहाँ पर्टिकुलर फैक्ट से क्या मुराद है, ये आगे हम इलस्ट्रेशन से देखते हैं। इलस्ट्रेशन ए में क्या है, ए प्रोसिक्यूट बी फॉर थेफ्ट, क्रिमिनल केस है एक, ए ने बी को यहाँ बी एक्यूज्ड है कि उसने थेफ्ट कमिट किया है, चोरी की है, एंड विशेस द कोर्ट टू बिलीव दैट बी एडमिटेड द थेफ्ट। अब यहाँ पर ए जो है वो इस बात का कोर्ट को यकीन दिलाना चाहता है कि बी ने जो उसने चोरी की है उसने उस चीज़ को एडमिट भी किया था, उसने उस चीज़ का एडमिशन भी किया था। अब ये बात कौन एजर्ट कर, अब यहाँ पर जो एडमिशन है ना,
थेफ्ट, चोरी उसने की है या नहीं की, ये एक बाद की बात है, ठीक है, ये एक जनरल चीज़ है। लेकिन पर्टिकुलर फैक्ट यहाँ क्या है, एडमिशन का पर्टिकुलर फैक्ट है कि उसने एडमिट किया है या नहीं। ये बात कौन साबित करेगा, जिसने एजर्ट की है ये बात। ए ने ये बात कही है, अलेज की है कि बी ने इस चीज़ को एडमिट भी किया है, तो फिर ये बात कौन साबित करेगा, ए ही साबित करेगा। दूसरी इसमें हम इलस्ट्रेशन देखते हैं, वो भी क्रिमिनल केस से रिलेटेड है कि बी विशेस द कोर्ट टू बिलीव दैट एट द टाइम इन क्वेश्चन ही वाज एल्सवेयर, ही मस्ट प्रूव इट। यहाँ बात हो रही है प्ली ऑफ एलिबाई की, ठीक है। टाइम इन क्वेश्चन मीन्स कि जब वो अकरेंस हुई है, कोई क्राइम जब कमिट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कोई मर्डर कमिट हुआ है, तो एक्यूज्ड जो है वो ये प्ली ले लेता है, एक पर्टिकुलर फैक्ट है। अब ये प्ली किस चीज़ के लिए, प्ली ऑफ एलिबाई, कि जब ये अकरेंस हुई है मैं उस जगह पर मौजूद ही नहीं था, मैं कहीं और था, आई वॉज एल्सवेयर, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर फैक्ट के प्ली ऑफ एलिबाई उसने लिए कि वो वहाँ मौजूद नहीं था। अब ये पर्टिकुलर फैक्ट आ गया, ठीक है। ये पर्टिकुलर फैक्ट अब कौन प्रूव करेगा, जिसने ये प्ली ली है, मतलब कि एक्यूज ने अगर ये प्ली ली है कि मैं वहाँ था ही नहीं, तो इस चीज़ को वो प्रूव करेगा। अब पर्टिकुलर फैक्ट से मुराद ये होता है, जैसे कि अब हमें इस आर्टिकल में वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्रिमिनल केस जो है उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ सारा का सारा किसके ऊपर होता है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने हर सूरत अपना केस साबित करना है, तो ही एक्यूज्ड को सज़ा होगी, चाहे वो एडमिट करे चाहे वो एडमिट ना करे, लेकिन क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन ने अपना केस साबित करना है, तो ही उसे सज़ा होगी। ये एक जनरल रूल है, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलर फैक्ट क्या यहाँ आ गया कि एक्यूज्ड अगर प्ली लेता है अब दूसरी साइड से कि मैं तो वहाँ था ही नहीं जहाँ पर ये अकरेंस हुई थी, तो फिर इस पर्टिकुलर फैक्ट को वो पर्सन एजर्ट करेगा जिसने इस बात को एजर्ट किया है, वो इस चीज़ को प्रूव भी करेगा। उसके बाद आ जाते हैं हम आर्टिकल नंबर 120 पर। आर्टिकल 120 हमें कहता है बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव टू मेक एविडेंस एडमिसिबल। यहाँ पर हम इस प्रपोजिशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव्ड इसको साइड पर कर लें और टू मेक एविडेंस एडमिसिबल इसको साइड पर कर लें। उसके बाद अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। द बर्डन ऑफ प्रूविंग एनी फैक्ट नेसेसरी टू बी प्रूव्ड इन ऑर्डर टू एनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ एनी अदर फैक्ट। यहाँ दो फैक्ट्स की बात हो रही है कि जब एक पर्सन चाहता है कोर्ट में कि एक फैक्ट प्रूव हो जाए, तो उससे रिलेटेड जो उसका प्रिसीडिंग फैक्ट होगा, जो उससे रिलेटेड दूसरा फैक्ट होगा, उसको वो भी प्रूव करना पड़ेगा, ताकि उसका जो एविडेंस में उसकी बात है वो एडमिसिबल हो सके। कैसे, अब इसकी इलस्ट्रेशन हम देखते हैं। इलस्ट्रेशन ए विशेस टू प्रूव अ डाइंग डिक्लेरेशन बाय बी। ए अब कोर्ट में चाहता है कि बी ने जो डाइंग डिक्लेरेशन की है, मरने से पहले जो उसने बयान दिया था अपनी मौत के बारे में कि मेरी मौत की वजह क्या है, मुझे किसने मारा, मुझे सारा जो उसका मरने से पहले का बयान है, वो कोर्ट में अगर ए चाहता है कि ये प्रूव हो जाए, तो ए सबसे पहले ये प्रूव करेगा कि बी की डेथ हो चुकी है। ये दोनों फैक्ट्स एक दूसरे से जुड़ते हैं, बी की डेथ और बी की डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन तो तभी प्रूव होगी जब उसकी डेथ को प्रूव किया जाएगा, तो ए मस्ट प्रूव द डेथ ऑफ बी, ठीक है, फर्स्टली। उसके बाद सेकेंडली वो क्या करेगा, उसकी डाइंग डिक्लेरेशन को प्रूव करेगा। उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 121 पर। आर्टिकल 121 क्या कहता है, बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट केस ऑफ एक्यूज्ड कम्स विद इन एक्सेप्शंस। अब एक्यूज का केस जो पाकिस्तान पीनल कोड में मौजूद जनरल एक्सेप्शंस हैं कि उसकी सज़ा, उसको अगर उसने कोई क्राइम कमिट किया है तो उसको कम सज़ा दी जाए या उसको सज़ा ना दी जाए, उसकी वजह क्या होगी, ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो किस पर आएगा, एक्यूज्ड पर आएगा। कैसे कि एक्यूज ने ये चीज़ साबित करनी है कि क्राइम तो उससे कमिट हो गया है, लेकिन जो क्राइम उसने कमिट किया है उसकी जो रीज़न है वो जनरल एक्सेप्शंस में फॉल करती है, उसका क्राइम जो है वो जनरल एक्सेप्शंस में फॉल करता है, जिसकी वजह से उसे सज़ा कम दी जाए या उसको सज़ा ना दी जाए। ये बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर आएगा, एक्यूज पर आएगा, क्योंकि इसमें बेनिफिट किसका है, इसमें एक्यूज का बेनिफिट है। अब इसको रीड करते हैं। व्हेन अ पर्सन इज एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस, एक पर्सन है वो एक्यूज्ड है, एक ऑफेंस उसने किया है, ठीक है, उस पर इल्ज़ाम है, उस पर एलिगेशन है कि उसने एक ऑफेंस किया है। द बर्डन ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस ब्रिंगिंग द केस विद इन एनी जनरल एक्सेप्शन इन पाकिस्तान पिनल कोड। अब ये ऐसे सर्कमस्टांसेस कि जो पाकिस्तान पिनल कोड में मौजूद जनरल एक्सेप्शन में उसका केस फॉल कर रहा हो। जनरल एक्सेप्शंस कहाँ से कहाँ तक हैं,
76 से लेके 106 तक उस जनरल एक्सेप्शन पाकिस्तान पिनल कोड में है, या कोई और ऐसी एक्सेप्शन जो पाकिस्तान पिनल कोड में मौजूद हो या किसी और लॉ में मौजूद हो, तो एक्यूज ने ये बात साबित करनी है कि मेरा जो केस है वो जनरल एक्सेप्शंस में फॉल करता है या किसी ऐसी एक्सेप्शन में फॉल करता है जिसकी वजह से मुझे सज़ा कम दी जाए या मुझे सज़ा ना दी जाए। ठीक है, तो ये चीज़ कौन साबित करेगा? एक्यूज साबित करेगा। अब आर्टिकल 121 की आपको अच्छे तरीके से समझ आनी है इसकी इलस्ट्रेशन से। इसकी इलस्ट्रेशन में पहली इलस्ट्रेशन देखते हैं कि एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, ए के ऊपर एलिगेशन है कि उसने मर्डर कमिट किया है। अब ए ये बात एलेज कर देता है डेट बाय द रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ही डिड नॉट नो द नेचर ऑफ द एक्ट। ठीक है, कि उसे नहीं पता था जब वो क्राइम कमिट कर रहा था, जब वो मर्डर कर रहा था, उसे नहीं पता था कि ये किस नेचर का एक्ट है, क्योंकि वो मेंटली तौर पर स्टेबल नहीं था, वो अनसाउंड माइंड का पर्सन था, वो मेंटली तौर पर ठीक पर्सन नहीं था। ठीक है, तो ये चीज़ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड जो है ये एक्सेप्शंस में आ जाता है। एक्सेप्शन क्या होती है? एक्सेप्शन ये अब पाकिस्तान पिनल कोड में एक्सेप्शन मौजूद है कि ऐसा पर्सन जो कि अनसाउंड माइंड का पर्सन होगा, अगर वो क्राइम कमिट करेगा तो उसकी जो पनिशमेंट है वो वाली पनिशमेंट नहीं होगी जो कत्ले अमद की होती है, जो असल 302 की सज़ा है वो उसको नहीं मिलेगी अगर पर्सन जो है वो मेंटली रिटार्डेड है, अनसाउंड माइंड का पर्सन है। तो ये एक एक्सेप्शन आ गई है। ठीक है, तो नहीं, अगर ये एक्सेप्शन मिट जाती, उसका केस जनरल एक्सेप्शंस में फॉल ना करता, तो फिर क्या होता? फिर उसको 302 वाली ही सज़ा मिलती कि उसने कत्ले अमद कमिट किया है। ठीक है, उसके बाद इसमें आ जाता है नेक्स्ट आर्टिकल 122, बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज। अब ऐसा कोई फैक्ट है जो एक पर्सन की नॉलेज में हो कि स्पेसिफिकली वो उसी पर्सन को उस फैक्ट का पता है और किसी पर्सन को नहीं पता, तो उसका बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो भी उसी पर्सन पर आएगा जिसको उस फैक्ट का ठीक तरीके से नॉलेज है। व्हेन एनी फैक्ट इज स्पेशली विद इन द नॉलेज ऑफ एनी पर्सन, जब एक फैक्ट स्पेशली उसी पर्सन के नॉलेज में हो तो फिर वही बंदा उस चीज़ को प्रूव भी करेगा। इसकी इलस्ट्रेशन बी देख लें जो कि इजी है। ए इज़ चार्ज विद ट्रैवलिंग ऑन अ रेलवे विदाउट अ टिकट। ए के ऊपर एलिगेशन है, उसके ऊपर चार्ज लगा है कि आप रेलवे पर या आप ट्रेन में बगैर टिकट के आपने ट्रैवल किया है। तो अब ये फैक्ट सिर्फ उसी पर्सन को, एक्यूज्ड को जिसके ऊपर ये चार्ज लगा है, उसी को पता है कि उसके पास टिकट थी या नहीं थी। तो ये चीज़ बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आ गया? उसी पर्सन के ऊपर आ गया जिसका नॉलेज स्पेशली उसी पर्सन के पास है जिसके पास टिकट होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 123, बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ ऑफ पर्सन नोन टू हैव बीन अलाइव विद इन 30 ईयर्स। अब सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये बात बताऊंगी कि आर्टिकल 123 एंड आर्टिकल 124 ये इंटर रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, इनको हमने मिला के पढ़ना है। ठीक है, और इनका एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी बनता है। अब आर्टिकल 123 एंड आर्टिकल 124 ये प्रिजम्पशन पे बेस करते हैं। प्रिजम्पशन किस चीज़ की, ये अब हम पढ़ेंगे। सब्जेक्ट टू आर्टिकल 124 इस लाइन को छोड़ दें। ठीक है, सीधा जो 123 आर्टिकल है हम उस पर आते हैं कि व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर अ मैन इज अलाइव और डेड, जब ये सवाल उठता हो कि एक पर्सन मर चुका है या वो जिंदा है। ठीक है, एंड इट इज शोन दैट ही वाज अलाइव विद इन 30 ईयर्स, और ये बात साबित हो जाए कि वो बंदा जो है वो पिछले 30 साल में जिंदा था, तो प्रिजम्पशन क्या होगी? कोर्ट की। कोर्ट प्रिज्यूम ये बात करेगी कि वो पर्सन अभी भी जिंदा है। क्यों जिंदा है? क्योंकि पिछले 30 साल वो जिंदा था। ये उसकी कंटिन्यूएंस ऑफ लाइफ के बारे में 123 आर्टिकल है, कंटिन्यूएंस ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन, कि जब लाइफ और डेथ जो है वो उसकी कंफर्म ना हो रही हो और ये चीज़ पता हो कि वो पिछले 30 साल में जिंदा था, तो कोर्ट यही प्रोज्यूम करेगी कि वो अभी भी जिंदा है। ठीक है, अनलेस द कंट्रेरी, कि जब अगर इससे उलट कोई पर्सन कोई बात कर देता है कि नहीं वो मर गया है, तो ये बात उसने एजर्ट कर ली, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 117 जिसने जो बात एजर्ट की वो उसे साबित भी करेगा। अब जो प्रिजम्पशन के खिलाफ जा रहा है, जो उससे कंट्रेरी बात कर रहा है, जो उसे उलट बात कर रहा है कि नहीं ये पर्सन जिंदा नहीं है, ये मर गया है, तो उसकी मौत को वही पर्सन साबित करेगा जिसने उस बात को एजर्ट किया है या जिसने उस बात को अफर्म किया है कि ये पर्सन डेड हो चुका है। ठीक है, ये आर्टिकल 123 उसकी कंटिन्यूएंस ऑफ लाइफ के बारे में है कि प्रिजम्पशन ये है कि वो जिंदा है क्योंकि वो पिछले 30 साल में जिंदा था। अब जो उलट बात करेगा वो उस चीज़ को साबित भी करेगा। अब आ जाते हैं आर्टिकल 124 पे जो बिल्कुल इससे उलट है।
आर्टिकल 124 में कंटिन्यूएंस ऑफ डेथ की बात हो रही है, ठीक है। इसमें प्रिजम्पशन ये है कि अगर ऐसा पर्सन जिसको 7 साल के अरसे से किसी ने नहीं सुना, तो प्रिजम्पशन कोर्ट की ये है कि वो डेड हो चुका है, वो मर गया है। कंटिन्यूएंस ऑफ डेथ की प्रिजम्पशन यहाँ पर है। लेकिन अगर कोई पर्सन इससे उलट बात करता है, प्रिजम्पशन से उलट बात करता है, कंट्रेरी बात करता है या फर्म करता है कि नहीं ये पर्सन डेड नहीं है, ये जिंदा है, तो फिर वो उस चीज़ को साबित भी करेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर आ जाएगा जो उस चीज़ को असर्ट करेगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 117। ये था आर्टिकल 124। एक 123 है कंटिन्यूएंस ऑफ लाइफ के बारे में, ये कंटिन्यूएंस ऑफ डेथ के बारे में, कि अगर उसमें 123 में अगर कोई पर्सन 30 साल तक जिंदा था तो यही प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो अब भी जिंदा है, और अगर कोई पर्सन इससे उलट बात करता है तो उसे साबित भी करेगा। 124 में क्या है कि प्रिजम्पशन ये है कि 7 साल तक अगर कोई पर्सन किसी ने उसे नहीं सुना, नहीं देखा, तो प्रिज्यूम ये किया जाएगा कि वो मर चुका है, ठीक है। और अगर इस प्रिजम्पशन से कोई उलट बात करेगा कि नहीं वो जिंदा है, तो फिर वो उस चीज को प्रूव भी करेगा। ये था आर्टिकल 124। आ जाते हैं अब आर्टिकल नंबर 125 पर। आर्टिकल 125 हमें क्या कहता है? बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू रिलेशनशिप इन द केसेस ऑफ पार्टनर्स, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट। यहाँ पर हमें 3 तरह के रिलेशनशिप्स बता दिए गए हैं कि अगर इस तरह का रिलेशनशिप है और इसकी इस रिलेशनशिप की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस की बात होती है, तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर आएगा? सबसे पहले तो पार्टनर्स हैं, जैसे किसी कंपनी में पार्टनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, तो वो सब का दर्जा एक जैसा होता है, वो पार्टनर्स होते हैं। दूसरा यहाँ पर रिलेशनशिप किसकी बात हुई है? लैंडलॉर्ड और टेनेंट की बात हुई है, ठीक है। तीसरे यहाँ पर रिलेशनशिप है प्रिंसिपल और एजेंट का। अब कहते हैं, अब इसमें बात क्या हुई है कि व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्सन आर पार्टनर्स, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट और प्रिंसिपल एंड एजेंट, कि जब ये सवाल आ जाए कि क्या ये पर्सन पार्टनर्स हैं, क्या ये 2 पर्सन लैंडलॉर्ड और टेनेंट हैं, क्या ये 2 पर्सन प्रिंसिपल और एजेंट हैं, जब इस तरह का क्वेश्चन अराइज हो जाए कि इनका ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं, एंड इट हैज़ बीन शोन दैट दे हैव बीन एक्टिंग एज सच, और ये बात शो करा दी जाए कि ये पर्सन जो हैं पार्टनर्स रह चुके हैं, ये पर्सन लैंडलॉर्ड और टेनेंट रह चुके हैं, ये पर्सन जो है वो क्या उसका नाम है, प्रिंसिपल और एजेंट रह चुके हैं, ठीक है। जब ये चीज़ शो करवा दी जाए तो फिर कोर्ट भी यही प्रोज्यूम करेगी कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप में अब भी है, अभी भी उनका रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, अनलेस कि कोई इससे उलट बात ना करे, ठीक है, ठीक है। और अगर कोई पर्सन ये बात करता है कि बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट दे डू नॉट स्टैंड, किसी पर्सन ने ये फर्म किया है कि बर्डन ऑफ प्रूविंग कि ये किसी पर्सन ने ये बात कर दी है कि ये रिलेशनशिप अब स्टैंड नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता, और हैव सीज टू स्टैंड, और ये रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, टू ईच अदर इन दोज रिलेशनशिप रिस्पेक्टिवली इज वन ऑन द पर्सन हु अफर्म इट। तो इसका बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर आएगा? जो पर्सन इस बात को अफर्म करता है, एजर्ट करता है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 117 जो हमने पढ़ा था कि जो पर्सन किसी बात को एजर्ट करेगा वही पर्सन उस चीज़ को साबित भी करेगा। ये भी 125 भी एक प्रिजम्पशन है कि अगर ये बात शो हो जाती है कि ये पर्सन जो है ये पहले आपस में इनका ये रिलेशनशिप रह चुका है, तो अभी भी यही प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो एग्जिस्ट करता है, अनलेस कि कोई कंट्रेरी, इससे कंट्रेरी या कंट्राडिक्टरी कोई जो है वो स्टेटमेंट देता है, तो जो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देगा वो उसको चीज़ को साबित भी करेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं आर्टिकल 126 पर, बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप। अब कोई पर्सन किसी चीज़ का, किसी जगह का, किसी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का ओनर है या नहीं, इस चीज़ के हवाले से बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर आएगा? अब सबसे पहले तो हम ये बात अपने जहन में बैठाते हैं कि ओनरशिप का जो प्राइमा फेशियाई एविडेंस होता है ना, ओनरशिप का जो सबसे पहला सबूत होता है कि ये चीज़ मेरी है, ये मैं इसका मालिक हूँ, उसका जो सबसे अच्छा और स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है वो ये होता है कि इस पर काबिज मैं हूँ। ऑब्वियसली कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि ये पर्सन जो है इस चीज़ पर काबिज है, इसका कब्जा है, तो किसी बेस पर इसका कब्जा है, आखिर ये इस चीज़ का मालिक है तो इसका कब्जा है ना इसके ऊपर। तो फिर यहाँ पर ये हमने इस चीज़ को जहन में रखना है। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं कि व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर एनी पर्सन इज ओनर ऑफ एनीथिंग ऑफ विच ही इज शोन टू बी इन पोजेशन, जब ये चीज़ शो हो जाए कोर्ट में कि ये पर्सन जो है इस चीज़ की पोजेशन इसके पास है और ये इस चीज़ का ओनर है, तो जो पर्सन ये बात करता है कि नहीं ये ओनर नहीं है, तो फिर ये बात उसने एजर्ट कर ली कि वो ओनर नहीं है, उसने उलट बात कर ली, तो फिर उस चीज़ को साबित भी वही करेगा। मतलब है कि प्रिजम्पशन यही होगी, अगर हम कोर्ट में जाते हैं कि जी मेरी ओनरशिप थी,
ठीक है, मैं इस चीज़ पर काबिज हूँ, ये मेरी मलकियत है। अब जो दूसरा पर्सन है, अब यहाँ पर एविडेंस एक पर्सन ने तो अपनी तरफ से दे दिया ना कि मैं पोजेशन जो है वो प्राइमा फिशाई एविडेंस है ओनरशिप का, उसने अपनी तरफ से एविडेंस दे दिया। दूसरा पर्सन ये आकर कहता है कि नहीं, ये इस चीज़ का ओनर नहीं है, तो फिर वही उस चीज़ को साबित भी करेगा कि अब आप कोई एविडेंस दे, अब आप बताएं कि ये इस चीज़ का ओनर कैसे नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 127 पर, प्रूफ ऑफ गुड फेथ इन ट्रांजैक्शन वेयर वन पार्टी इज इन रिलेशनशिप ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। अब यहाँ पर गुड फेथ की बात हो रही है, गुड फेथ को साबित करने की बात हो रही है कि एक ट्रांजैक्शन में ऐसी पार्टीज के दरमियान, अब यहाँ एक्टिव कॉन्फिडेंस से क्या मतलब है, यहाँ पर एक्टिव कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक पार्टी जो है वो बाउंड हो कि वो दूसरी पार्टी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी, दूसरी पार्टी के राइट्स को, दूसरी पार्टी के मुफाद के लिए वो काम करेगी, तो ऐसा रिलेशनशिप जो है वो एक्टिव कॉन्फिडेंस कहलाता है। जैसे कि क्लाइंट के लिए एक्टिव कॉन्फिडेंस में कौन काम कर रहा है, एडवोकेट काम कर रहा है। तो जब ऐसे गुड फेथ को साबित करने के लिए कोई आएगी चीज़, गुड फेथ को साबित करने के लिए, तो अपना गुड फेथ कौन साबित करेगा, एडवोकेट साबित करेगा। अब माइनर और एक वार्ड है और एक गार्डियन है। अब गार्डियन जो है वो किसके किसके मुफाद के लिए, किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है, अपने वार्ड के, क्योंकि उसे गार्डियन अपॉइंट किया गया है कि वो वार्ड की जो है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, उसके इंटरेस्ट से अगेंस्ट काम ना करे। तो क्या वो गार्डियन जो है ना वो यहाँ पर एक्टिव कॉन्फिडेंस में काम कर रहा है। तो जब कोई इस तरह की ट्रांजैक्शन होगी कि उसने अपने वार्ड की कोई प्रॉपर्टी आगे सेल की है, तो जब कल को उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई लिटिगेशन चलती है, तो यहाँ पर अपना गुड फेथ जो है उस ट्रांजैक्शन में कि मैंने ये सेल क्यों की है, मैंने इसके इंटरेस्ट के लिए की थी, अपने वार्ड के लिए, तो फिर यहाँ पर ये चीज़ कौन साबित करेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर आएगा कि वो गुड फेथ में काम कर रहा था, वो बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा गार्डियन के ऊपर। ठीक है, जैसे यहाँ पर एडवोकेट और क्लाइंट की एग्जांपल दी है कि एडवोकेट यहाँ पर अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट के लिए काम करता है। तो यहाँ पर अगर इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन है कि जिसमें एडवोकेट इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर वो कोर्ट में साबित भी करेगा कि जो मैंने काम किया है, जो ट्रांजैक्शन की है, वो गुड फेथ में की है, अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट के लिए की है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आर्टिकल नंबर 128 हमारा बर्डन ऑफ प्रूफ में रह गया है, जो कि एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है जिसको हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको स्टडी करेंगे। So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.